हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए वेक्टर चैप्टर को आगे जारी करते हुए उस पर कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। ठीक है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ए क्रॉस बी जो है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये होता है ए बी साइन ऑफ थीटा यन कैप। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर दो वेक्टर्स हैं, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, इनके बीच एंगल थीटा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए का बी में जब क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो हमको ये मिलता है। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, इस परपेंडिकुलर दिशा में होता है, मतलब लंबवत दिशा में होता है ए क्रॉस बी का की जो दिशा होती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग थोड़े से डिटेल्स में समझेंगे और इसके जो अनुप्रयोग है। ठीक है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में अगर देखा जाए तो इस पे जो है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है आपसे, ट्रायंगल जो है उसका एरिया पूछता है, और एक को समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता है। ठीक है, तो वो जो क्षेत्रफल है वो कैसे आता है, इन बातों को भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले ये समझते हैं ये क्या है, किस तरीके से आया, है ना। तो इन सब चीज़ों को समझने से पहले हमें एक स्पेशल तथ्य है जिसे समझना पड़ेगा, वो है एरिया वेक्टर, मतलब क्षेत्रफल वेक्टर जिसे कहते हैं हम लोग, क्षेत्रफल वेक्टर। ये क्या होता है, एरिया वेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है, तो स्पेशली हम लोग इसे ए वेक्टर ए या वेक्टर एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, स्पेशल तौर पर ये। तो एरिया वेक्टर होता क्या है, एरिया वेक्टर जो है, ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो पार्टिकुलर अगर कोई एरिया पूछे, मतलब कोई क्षेत्रफल आपसे पूछता है कि क्षेत्रफल जो है ये क्या होता है, क्या ये सदिश है। ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है ये सदिश है। ठीक है, तो हम कहेंगे नहीं, क्षेत्रफल सदिश नहीं है, क्षेत्रफल एक अदिश राशि होती है। तो ये क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ से आएगा, है ना। तो करते क्या है हम लोग, मान लो कि ये जो बोर्ड हमारा है ये एक क्षेत्रफल है। ठीक है, ये एरिया है, आयताकार है ना। तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, मान लो कि ये जो है इसका क्षेत्रफल जो है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है इसका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल। और इस पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर लेते हैं हम। ठीक है, ये जो एरिया है इसी पर हम क्या लेते हैं, एक परपेंडिकुलर वेक्टर लेते हैं, मतलब लंबवत वेक्टर, इस पर लंब रहना चाहिए, वो एक वेक्टर लेते हैं। तो ये जो लंब है वेक्टर ना, इसी को हम लोग कह देंगे कि इस क्षेत्रफल का ये क्षेत्रफल वेक्टर है ना। ये जो क्षेत्रफल है ये एक अदिश राशि है, लेकिन ये जो इस पर लंबवत वेक्टर आ रहा है वो सदिश है। ठीक है, अच्छा, तो ये बनता कैसे है, ध्यान रखना। हम लोग करते क्या है, इस पर कोई भी लंबवत सदिश लेते हैं, या हमें पता है या दिया जाता है। ठीक है, इसी क्षेत्रफल पर कहीं से भी एक लंबवत सदिश हो, इसी की दिशा में एकांक वेक्टर निकालते हैं। फिर से देखना, ये इस पर एक लंबवत सदिश है और इसी के दिशा में एकांक वेक्टर निकालते हैं। उस एकांक वेक्टर का, है ना, जिसके पास दिशा है लेकिन परिमाण एक है। ठीक है, जो एकांक वेक्टर होता है किसी भी सदिश का, उसका परिमाण क्या होता है, एक होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये जो इस पर लंबवत सदिश था, चाहे कोई भी रहे, चाहे यहां से रहे, यहां से रहे, कहीं से ले लो, एक लंबवत सदिश ले लो और उस सदिश की दिशा में एकांक वेक्टर ले लो। उस एकांक वेक्टर का ये जो एरिया हमारा है ना, इसके मान में, परिमाण में गुणा कर दो। ठीक है, तो हमको जो मिलता है उसे कहते हैं क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर। ठीक, तो ये जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है, जैसे ये मान लो हम एक एरिया लेते हैं, ठीक है, जिसका परिमाण है ए, इसका परिमाण क्या है, ए है ना। अगर इसकी त्रिज्या अगर r है तो इस a का मान हो जाएगा पाई r स्क्वायर। चलो अब ये और अच्छा होगा, पाई r स्क्वायर हो गया।
और आपको इसके लंबवत दिशा में किसी ने एकांक वेक्टर n कैप दे दिया, n कैप, a कैप, b कैप, चाहे जो भी रहे कैप में रहना चाहिए। ये जो लंबवत एकांक वेक्टर है इसकी खास बात क्या है कि इसका परिमाण जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो इस एकांक वेक्टर का हम जब इसके परिमाण में गुणा करेंगे, ठीक है, इस n कैप का इसके परिमाण में गुणा करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, एरिया वेक्टर मिल जाएगा, क्षेत्रफल वेक्टर, ठीक है। तो क्षेत्रफल वेक्टर इसका अगर हम निकालें तो क्या होगा, ए का क्षेत्रफल वेक्टर अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, n कैप इंटू ए, ये होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इस क्षेत्रफल वेक्टर को, ठीक है, स्पेशल तौर पर हम लोग वेक्टर ए से दिखाते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू n कैप ए, ये होता है। ए का क्षेत्रफल वेक्टर जो है वो क्या होता है, n कैप ए, ठीक। फिर से बता रहे क्या किए, कोई क्षेत्रफल का अगर हम क्षेत्रफल वेक्टर निकालना चाहते हैं तो उस क्षेत्रफल का परिमाण होना चाहिए और उस पर जो लंबवत सदिश जा रहा है, चाहे कोई भी वो सदिश हो सकता है, उसकी दिशा में एकांक वेक्टर लेना है, उस एकांक वेक्टर का इस परिमाण में गुणा कर देना है, तो हमें मिल जाएगा एरिया वेक्टर, ठीक है। चलो ये बात समझ गए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एरिया वाले फंडे पर, ठीक। तो एरिया वाला जो फंडा है वो क्या है भाई, आप लोग समझना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसकी सहायता से हम निकालेंगे। इसे थोड़ा सा एक बार रिवाइज रिकैप कर सकते हो कि, या चलो आगे ही चलते हैं। ये हो गया वेक्टर ए, स्मॉल ए ले लेते हैं और इसे ले लेते हैं वेक्टर बी स्मॉल लेटर में, ठीक है। इसको अगर हम कंप्लीट करें तो ये एक समांतर चतुर्भुज बनाएगा, ठीक बना नहीं है लेकिन आप लोग समझ लेना कि एक समांतर चतुर्भुज की जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो क्या है, ओ ए बी, चलो सी हो गया, है ना, समांतर है एकदम, बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इसकी सहायता से किस तरीके से निकालोगे तो ध्यान से समझना। ये जो ए क्रॉस बी है ये है क्या, पहले तो ये समझते हैं हम लोग, इसे भूल जाएंगे। और ए का जब हम बी में क्रॉस करते हैं इस तरीके से तो इसकी जो दिशा रहती है अंगूठे की दिशा में बाहर की ओर होगी, ठीक है। तो एक हमें वेक्टर मिलेगा, ठीक है, जिसकी दिशा क्या होगी, ए क्रॉस बी, बाहर की ओर लंबवत। इस ये जो तल बनेगा इसके ठीक लंबवत क्या होगी, ये जो है जो ऊपर है ये बाहर से निकला हुआ है भाई, हमारी सीमाएं हैं। हम 3 डायमेंशन को इस 2 डायमेंशन में आपको बताना चाहते हैं, उस बात को समझिएगा। जो ए क्रॉस बी की दिशा होगी वो क्या होगी, ठीक बाहर की ओर होगी, ठीक है, ये हो गया। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि अगर हम इसे पूरा करें, ठीक है, ये हो गया पूरा, तो ये जो क्षेत्रफल पूरा बनाएगा हमारा ये इतना बनेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल एरिया कंप्लीट हो गया, इतना एरिया ये बन रहा है। और ये है क्या, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसी के लंबवत दिशा में एक वेक्टर हमारे पास है जो है ए क्रॉस बी, ठीक है। इसी के लंबवत दिशा में एक वेक्टर है जो क्या है, ए क्रॉस बी। तो हम आपको एक बात बताए थे अभी पीछे कि भाई जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो क्या होता है, n कैप ए, ठीक है। इसके क्षेत्रफल के परिमाण में उस पर जो लंबवत वेक्टर होता है उसके एकांक वेक्टर से, ठीक है, जो लंबवत वेक्टर कोई भी रहे, ठीक है, उसी के एकांक वेक्टर से हम इस परिमाण में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ये क्षेत्रफल वेक्टर। इसका मतलब अगर उल्टा सोचे हम कि अगर हम इसका परिमाण लेते हैं, ये क्षेत्रफल वेक्टर है, अगर हम इसका परिमाण लेंगे, है ना, अगर हम इसका क्या ले भाई, परिमाण लेते हैं तो ये अदिश राशि इसको बाहर कर सकते हो, ये हो गया n कैप, है ना। इसका एक जो परिमाण होगा n कैप का वो क्या होगा 1, a इंटू 1, ये आ गया हमारा a। इसका मतलब क्षेत्रफल वेक्टर का परिमाण निकाला जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल, ठीक है।
ये ध्यान रखना। तो अगर कोई भी क्षेत्रफल एरिया हमको निकालना है, ठीक है, तो उसका हमें क्षेत्रफल वेक्टर पता चल जाए, कोई भी एरिया अगर हमको फाइंड करना है उसका अगर हमें क्या पता चल जाए, क्षेत्रफल वेक्टर, ठीक है, तो उसका अगर परिमाण निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो यही एरिया हमको फाइंड करना है, इसका क्या पता चल जाए हमको, क्षेत्रफल वेक्टर। अगर क्षेत्रफल वेक्टर पता चल जाता है, उसका हम परिमाण निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे करना है। अगर हम इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, इसके क्षेत्रफल वेक्टर को निकालो, ठीक है, जो इस पर क्या है, लंबवत है, और उसका परिमाण ले लो। क्या ले लो, परिमाण। तो हमें क्या दे देगा, ये एरिया दे देगा, ठीक है। इस बात को समझना थोड़ा सा अपने से अच्छे से, तो बातें और ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए, तो A क्रॉस B का हम अगर परिमाण लेते हैं तो हमें इस समांतर चतुर्भुज का क्या मिल जाता है भाई, एरिया मिलता है, इसीलिए, ठीक है। इसका रिवर्स अगर सोचा जाए तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो रहता है, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाता है A क्रॉस B का, अगर इसकी जो संलग्न भुजाएं A वेक्टर हो गया, ये जो है B है, तो इसका परिमाण वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ये होता है एरिया समांतर चतुर्भुज का, ठीक है। एक बार फिर से जनरल वे में बताते हैं, हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि अगर ये हमारा जो है A दिया हुआ है, ये B है, दो वेक्टर के बीच एंगल थीटा है, इसका हम सदिश गुणन करते हैं तो A क्रॉस B हमें लंबवत मिलेगा, और जो क्षेत्रफल पर लंबवत होता है, ठीक है, अगर वो सदिश है तो उसे हम क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, A क्रॉस B मिल रहा है, और क्षेत्रफल वेक्टर का अगर हम परिमाण निकालते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, क्षेत्रफल मिल जाता है, ठीक है। इसलिए समांतर चतुर्भुज जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो क्या होता है, A क्रॉस B का परिमाण होता है, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों से एक और प्रश्न पूछता है कि त्रिभुज का एरिया बताओ, ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा समझने के लिए बीच वाला भाग मिटाया जा रहा है, यहाँ से बीच में ये मिला लो, ठीक है। और थोड़ा सा पीछे जाते हैं, एक थ्योरम के बारे में जानते हैं समांतर चतुर्भुज से जुड़ा हुआ। थ्योरम हमें ये बोलता है कि समांतर चतुर्भुज जो विकर्ण होता है, ये समांतर चतुर्भुज है, इसका जो विकर्ण चाहे ये वाला चाहे ये वाला, कोई भी विकर्ण हो, ठीक है, वो विकर्ण क्या करता है, समांतर चतुर्भुज के दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है ना, दो सब बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है। अपने से भी समझ सकते हो, ये भुजा इसके बराबर होती है, ठीक है, ये उभयनिष्ठ हो गई, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, है ना। और एंगल भी अगर देखना चाहोगे, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है, दो भुजाएं बराबर हैं, दो क्या तीनों भुजाएं बराबर हो जा रही हैं इसमें, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, और सर्वांगसम त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं बराबर होते हैं, तो इसकी का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों क्या होगा, बराबर। इसका मतलब है इस समांतर चतुर्भुज के हम क्षेत्रफल को आधा कर दें, ठीक है, तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा, ऑब्वियस है, पता चल जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, इस अगर त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल अगर निकालना है, क्षेत्रफल अगर निकालोगे तो क्या करते हैं, यही जो रहता है, ठीक है, स्थिति जो सदिश है वेक्टर ए वेक्टर बी, ये वही रहेंगे, और इन्हीं का हमें हाफ कर लेना है बस, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसीलिए क्या होता है कि त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल हम निकालते हैं, ठीक है, और दो स्थिति सदिश दिए जाते हैं उनके दो शीर्षों के, ये हो गया, ये हो गया यहाँ से, ठीक है, ये पहली भुजा हो गया, पहली भुजा का जो वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर बी, वेक्टर ए हो गया, दूसरी भुजा का जो वेक्टर है वेक्टर बी दे दिया, है ना। तो हम इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। और कभी कदार ये जो है त्रिभुज है, आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है पेपर में, तो कारण जो है आप लोग समझ गए, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल्स मतलब मैथ में प्रश्न कैसे आते हैं वो बताने चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए
देखते हैं प्रश्न कैसे आते हैं। तो भाई कभी कदार बिंदु O जो है इसका स्थिति सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और B जो है इसका स्थिति सदिश आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, कुछ ऐसा दे दिया। इसका भी दे दिया 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इस तरीके से दे दिया है। रैंडमली हम चूज़ कर लिए, हो सकता है कि आपके जो पेपर में आए वो अलग आए, लेकिन बात को समझिए, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, बात समझिए। तो हमें चाहिए क्या, वेक्टर ए चाहिए। वेक्टर ए क्या है, ओ ए, जो ओ ए है ये क्या है, वेक्टर ए है, यही हमको चाहिए, है ना। ओ ए निकालना है तो आप लोगों को पता है कि जब दो बिंदुओं की स्थिति सदिश पता हो और उस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है या जो वेक्टर है, ठीक है, उसको निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो आपको ये वेक्टर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये हो गया, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस के कैप हो गया, ये हो गया, ये ओ हो गया, ये लास्ट वाले में से पहले वाला घटाएंगे, हमें ये वेक्टर मिल जाएगा। इसे माइनस कर सकते हो, आई से आई ख़त्म हो गया, माइनस जे माइनस 2 जे हो गया, और प्लस 2 के में से के माइनस होगा तो आ जाएगा आपका के कैप, है ना। तो वेक्टर ए आपको मिल चुका है ये, और वेक्टर बी इसी तरीके से निकाल सकते हो। और फाइनली यू गॉट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, और त्रिभुज क्षेत्रफल जो होता है a×b/2 क्यों होता है ये पता चल गया, और समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्यों इस तरीके से होता है